कहानी का रुख बदलता है और अब हम गैरेट के नजरिए से देखते हैं। जब मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो पूरे घर में किसी इटालियन रेस्टोरेंट जैसी महक आ रही थी। मैंने मुड़कर लोगन की तरफ देखा जो मुझे ये क्या बकचोदी है वाली नजरों से घूर रहा था। मैंने अपने कंधे उचका दिए मानो कह रहा हूं कि मुझे क्या पता बहनचोद, क्योंकि सच में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं नीचे झुका, अपने घिसे हुए काले जूतों के फीते खोले और फिर उस मुंह में पानी ला देने वाली खुशबू का पीछा करते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। जब मैं किचन के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने ऐसे पलकें झपकाईं जैसे रेगिस्तान में कोई मृग तृष्णा देख ली हो। मेरी आंखों के सामने हैना की बेहद सेक्सी गांड थी। वह ओवन के दरवाजे पर झुकी हुई थी। उसने टक के गुलाबी ओवन मिट्स पहने हुए थे और वह बीच वाली शेल्फ से लजानिया का भाप से भरा पैन बाहर निकाल रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर हैना ने अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखा और मुस्कुराई। हैना ने कहा, ओह तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं बस मुंह बाय उसे घूरता ही रह गया। हैना ने पूछा, गैरेट हेलो। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुमने डिनर बनाया है? उसकी खुशमिजाज शक्ल थोड़ी सी फीकी पड़ गई। हैना ने झिझकते हुए कहा, हाँ, क्या कोई परेशानी है? मैं गैरेट इतना हैरान था और सच कहूं तो अंदर से इतना भावुक हो गया था कि मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाया। खुशकिस्मती से तभी डीन दरवाजे पर आ गया और उसने मेरी तरफ से जवाब दे दिया। डीन ने कहा, बेबी डॉल, इसमें से बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। डीन के पीछे पीछे टकर भी आ गया। टकर ने चहकते हुए कहा, मैं टेबल लगा देता हूं। मेरे तीनों रूममेट्स किचन में आ गए। टकर और डीन हैना की मदद करने चले गए, जबकि लोगन मेरे बगल में हैरत में खड़ा रहा। लोगन ने आ भरते हुए कहा, ये खाना भी बना लेती है? लोगन के लहजे में कुछ ऐसा था, खैर कुछ ऐसा नहीं, बल्कि एक साफ छलकती हुई तड़प और लालसा थी जिसने मेरी गैरेट की सुरक्षा दीवार को 10 फीट और ऊंचा कर दिया। फक, वो सच में हैना को पसंद तो नहीं करने लगा है ना? मुझे लगा था कि वो बस उसके साथ सोना चाहता है, उसे चोदना चाहता है, लेकिन जिस तरह से वो इस वक्त उसे देख रहा था, मुझे ये मादरचोद बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मैंने गैरेट ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे भाई, अपने लंड को अपनी पैंट में ही रख। मेरी बात सुनकर लोगन हंस पड़ा, जो साफ तौर पर जानता था कि मैं क्या सोच रहा हूं और उन ख्यालों के बारे में मेरी क्या राय है। टकर चाकू और परोसने वाला चम्मच लेकर लजानिया की डिश के ऊपर खड़ा हो गया और बोला, शिट, ये तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। हम पांचों टेबल पर बैठ गए। हैना ने असल में न सिर्फ उस टेबल को साफ करने का वक्त निकाला था, बल्कि उस पर नीले और सफेद रंग का एक टेबल क्लॉथ भी बिछा दिया था। मेरी मां को छोड़कर आज तक किसी भी औरत ने मेरे लिए डिनर नहीं बनाया था। मुझे यह एहसास काफी अच्छा लग रहा था। टकर ने हैना की प्लेट में लजानिया का एक छोटा सा टुकड़ा रखते हुए पूछा, तो क्या तुम कल कोई कॉस्ट्यूम पहन रही हो? हैना ने पूछा, किस लिए? टक ने मुस्कुराते हुए कहा, हैलोवीन के लिए बेवकूफ। हैना ने कराहते हुए कहा, ओ क्रैप, वो कल है, कसम से मुझे वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं रहता। डीन बीच में बोल पड़ा, मैं तुम्हें कौन सी कॉस्ट्यूम पहनने की सलाह दूंगा? सेक्सी नर्स, या असल में भाड़ में जाए नर्स, हम मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, सेक्सी डॉक्टर, या फिर सेक्सी नेवी पायलट। हैना ने चिढ़कर कहा, मैं कोई भी सेक्सी चीज पहनकर नहीं जाने वाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डॉर्म क्रॉल में ड्रिंक्स बांटने के काम में फंसना ही मेरे लिए काफी बुरा है। मैं गैरेट हंस पड़ा और बोला, शिट, तुम उस काम में फंस गई? सालाना हैलोवीन डॉर्म क्रॉल में लोग एक डॉर्म में घुसते हैं फ्री में और फिर अगली बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। मैंने सुना है कि सुनने में ये जितना अजीब लगता है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा मजेदार होता है। हैना ने उदासी से अपनी ठुड्डी बाहर निकाली और कहा, मैंने ये पिछले साल भी किया था, बहुत ही बकवास था। अच्छा होगा कि तुम लोग ब्रिस्टल हाउस में भी रुकना अगर तुम। गैरेट ने अपना सिर उठाया और मुझे एक तिरछी नजर से देखते हुए कहा, मेरे हाथों के गट्टे शायद तुम्हें बुरी तरह खरोंच रहे हैं, है ना? खरोंच तो रहे थे, लेकिन ये एक ऐसी कामुक रगड़ थी जिससे मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हैना ने उसे जवाब दिया, अगर तुमने मुझे छूना बंद किया तो मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगी। गैरेट ने कहा, ना, अगर तुम ऐसा करोगी तो बस अपना ही हाथ तोड़ बैठोगी। और सच कहूं तो मुझे तुम्हारे हाथ बहुत पसंद हैं। एक शैतानी मुस्कान के साथ गैरेट ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और उसे सीधे अपने लंड पर रख दिया।
मेरी हथेली के नीचे वो सख्त उभार इतना लुभावना था कि मैं उसे सहलाने से खुद को रोक नहीं पाई। गैरेट के चेहरे के भाव एकदम कस गए। एक पल बाद ही उसने जल्दी से मेरा हाथ हटा दिया। गैरेट बुदबुदाया, ओह शिट, ये गलत आइडिया था। मैं अभी इतनी जल्दी इस खेल को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने हैना ने हंसते हुए ताना मारा, ओह क्या कोई बहुत जल्दी झड़ने वाला है। गैरेट ने कहा, चुप कर मेरी जान, मैं पूरी रात बिना रुके चोद सकता हूं। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, गैरेट ने मुझे एक बेहद गर्म और झुलसा देने वाले किस से चुप करा दिया, जिसके खत्म होने तक मैं हवा के लिए हाँफने लगी थी। फिर उसकी आंखों में दोबारा एक शरारती चमक उठी और उसने अपना सिर नीचे झुकाकर मेरे चूचे के निप्पल को चूम लिया। मेरे चूचों से लेकर मेरी चूत तक मजे की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। जब गैरेट की जीभ बाहर निकली और मेरे उस सख्त निप्पल के चारों ओर घूमने लगी, तो मुझे लगा जैसे मैं हवा में तैर रही हूं। मेरे चूचे हमेशा से बहुत संवेदनशील रहे हैं और इस वक्त वो जैसे तनी हुई सुलगती नसों का एक गुच्छा बन गए थे। जब गैरेट ने मेरे निप्पल को अपने मुंह के अंदर गहराई तक लिया और चूसने लगा, तो मुझे दिन में तारे नजर आ गए। फिर वो खिसकर मेरे दूसरे चूचे पर आ गया और उसे भी बिल्कुल उसी शिद्दत, उन्हीं मदहोश कर देने वाले किस और ललचाने वाली चाटन के साथ मजा देने लगा। फिर वो मेरे जिस्म को चूमता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे खून में दौड़ती इस बेतहाशा उत्तेजना के बावजूद मुझे अचानक घबराहट की एक लहर महसूस हुई। मैं खुद को अपने एक्स बॉयफ्रेंड डेवोन की यादों से नहीं रोक पा रही थी कि कैसे वो भी बिल्कुल यही करता था, मेरे जिस्म को चूमता हुआ नीचे जाता था। या जब मुझे चोदने से मज़ा नहीं आता था तो वो कितना वक्त मेरी दोनों टांगों के बीच मेरी चूत पर बिताता था। लेकिन मैं हैना जानती थी कि इस वक्त अपने एक्स के बारे में सोचना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मैंने डेवोन के सारे ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंका। गैरेट की सांसें मेरी नाभि में गुदगुदी कर रही थीं जब उसकी जीभ मेरे पेट को सहला रही थी। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरी जीन्स का बटन खोलते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद वो भी नर्वस है या कम से कम मेरी ही तरह उत्तेजित है। गैरेट हमेशा बहुत कूल और कॉन्फिडेंट दिखता था, लेकिन अभी इस वक्त वो ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने कंट्रोल के आखिरी धागे को पकड़े रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो। गैरेट ने मेरी जीन्स और पैंटी को मेरे कूल्हों से नीचे खिसकाते हुए फुसफुसाकर पूछा, क्या ये ठीक है? फिर अचानक उसकी सांसें अटक गई और जब उसकी भूखी नज़र मेरी दोनों टांगों के बीच मेरी नंगी चूत पर टिक गई तो मुझे थोड़ी सी शर्म और झिझक महसूस हुई। मैंने धीरे से गहरी सांस ली और कहा, हाँ। गैरेट की जीभ का मेरी चूत की सिलवटों से वो पहला स्पर्श किसी बिजली के झटके जैसा था जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गया। मैं इतने जोर से कराह उठी कि गैरेट का सिर झटके से ऊपर उठ गया। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी जब गैरेट ने मुझे चेतावनी दी, टक्कर घर पर है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी ही रखें। मुझे खुद को आवाज़ करने से रोकने के लिए अपने होंठ काटने पड़े, क्योंकि गैरेट मेरे साथ जो कर रहा था, उफ मेरी माँ, वो बहुत बहुत ही कमाल का था। गैरेट अपनी जीभ से मेरे क्लिट के चारों ओर घेरे बना रहा था और फिर उसे इतने मुलायम और धीमे स्ट्रोक्स के साथ चाट रहा था कि मैं हवस से बिल्कुल पागल हुई जा रही थी। मुझे अचानक याद आया कि कैसे मेरी दोस्त एली ने कबूला था कि उसे शॉन को ये सब करने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ी थी, क्योंकि शॉन तो शुरू से ही उसके क्लिट पर मोटरबोट की तरह टूट पड़ता था। लेकिन गैरेट को किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी। वो मेरे मज़े को धीरे धीरे बढ़ने दे रहा था, बहुत धीमे धीमे आगे बढ़कर मुझे पागल कर रहा था, मुझे और मांगने के लिए तड़पा रहा था। जब उसकी चाटने की रफ्तार एक बार फिर से जानलेवा हद तक धीमी हो गई तो मैं तड़पते हुए गिड़गिड़ाई, प्लीज़। गैरेट ने अपना सिर उठाया और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसके गीले चमकते होंठों और सुलगती हुई भूरी आंखों से ज़्यादा सेक्सी नज़ारा आज तक नहीं देखा था। गैरेट ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से झड़ सकती हो? मैंने खुद को हैरान करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई झूठ बोल रही हूं। मैं इस वक्त इतनी कसी हुई और उत्तेजित थी जैसे कार्टून वाला कोई बम हूं जो बस फटने ही वाला हो। मैं उसके स्वाद, उसकी गर्मी और उसकी हर एक चीज़ में खुद को खोता जा रहा था।
मैंने कभी उसकी उम्मीद नहीं की थी। कभी कभी लोग चुपके से आपकी जिंदगी में आ जाते हैं और अचानक आपको समझ नहीं आता कि आप उनके बिना कैसे जी रहे थे, कैसे आप अपना दिन बिताते थे, अपने दोस्तों के साथ घूमते थे और अपनी जिंदगी में इस एक सबसे अहम इंसान के बिना ही दूसरी लड़कियों को चोदते थे। हैना ने एक हल्की सी हंसी के साथ हमारा किस तोड़ा और मजाक करते हुए कहा, कोई कमरा ले लो यार। मैंने गैरेट ने मन ही मन तय किया कि शायद अब मुझे गर्लफ्रेंड्स को लेकर अपने उसूलों पर दोबारा विचार करने का वक्त आ गया है। अब कहानी का रुख बदलता है और सीन हैना पर शिफ्ट होता है और वो बताती है कि आगे क्या हुआ। बुहा हा हा हा, हैप्पी हैलोवीन। मैं अपनी अलमारी की तरफ से मुड़ी, जहां मैं अभी हैलोवीन जैसा दिखने वाला कोई ऐसा आउटफिट ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो असल में कोई कॉस्ट्यूम न हो, क्योंकि मुझे सजने संवरने से सख्त नफरत है, और अपने दरवाजे पर खड़ी उस अजीब सी चीज को आंखें फाड़कर देखने लगी। एली ने क्या पहना हुआ था? मुझे उसका सिर पैर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस एकदम चिपका हुआ स्किन टाइट नीला बॉडी सूट, बहुत सारे पंख, और क्या वो बिल्ली के कान थे? मैंने एली का ही पेटेंट डायलॉग चुराते हुए उससे पूछा, भगवान की बनाई इस हरी भरी धरती पर तुम आखिर क्या बनने की कोशिश कर रही हो? एली ने कहा, मैं एक कैट बर्ड हूं। फिर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, इतना भी नहीं पता क्या? मैंने हैरानी से पूछा, एक कैट बर्ड? ये क्या? ठीक है, लेकिन क्यों? एली ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ये तय नहीं कर पा रही थी कि मुझे बिल्ली बनना है या चिड़िया। तो शॉन ने कहा कि बस दोनों बन जाओ, और मैंने सोचा, क्या बात है बॉयफ्रेंड, तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। मुझे पूरा यकीन है कि वो बस अपना शानापन दिखा रहा था, लेकिन मैंने उसकी सलाह को पत्थर की लकीर मान लिया। मुझे हैना को हंसी आ गई। मैंने कहा, अब वो पक्का पछताएगा कि उसने कोई कम बेवकूफ़ी भरी चीज़ क्यों नहीं सुझाई, जैसे सेक्सी नर्स या सेक्सी चुड़ैल। या एली ने बीच में ही टोकते हुए कहा, सेक्सी भूत, सेक्सी पेड़, सेक्सी टिश्यू पेपर का डिब्बा। एली ने एक लंबरी। अरे यार, बस किसी भी मामूली चीज़ के आगे सेक्सी शब्द लगा दो और लो बन गई कॉस्ट्यूम। क्योंकि सच तो यह है कि अगर तुम किसी रंडी की तरह कपड़े पहनना ही चाहती हो तो सीधे सीधे रंडी बनकर ही क्यों नहीं चली जाती? सच कहूं तो मुझे हैलोवीन से सख्त नफरत है। मैंने मजाक में नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर तुम पार्टी में क्यों जा रही हो? तुम्हें जाकर गैरेट के साथ वक्त बिताना चाहिए। वो आज रात घर पर मुंह फुलाकर बैठा है। एली ने पूछा, सच में? मैंने उसे समझाया वो हैलोवीन के सख्त खिलाफ है, लेकिन ये बात जोर से कहते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा। पिछली रात मुझे हैना को एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ था कि उसके पास हैलोवीन से नफरत करने की कोई बहुत गहरी और गंभीर वजह है, बजाय इसके कि ये बस एक फालतू का त्योहार है। शायद बहुत समय पहले हैलोवीन की रात उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो, जैसे बचपन में कुछ गुंडों ने उस पर अंडे फेंके हों। या शायद उसने हैलोवीन फिल्म देख ली हो और उसके बाद हफ्तों तक उसे भयानक डरावने सपने आते रहे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैंने 12 साल की उम्र में अपनी पहली और आखिरी माइकल मायर्स की फिल्म देखी थी। एली ने कहा, खैर, शॉन नीचे मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैं अब निकल रही हूं। एली उछलकर मेरे पास आई और मेरे गाल पर जोर से एक बड़ा सा किस किया। ट्रेसी के साथ ड्रिंक्स बांटने के मजे लेना? हाँ बिल्कुल, मैं मन ही मन सोच रही थी। ट्रेसी की उस डॉर्म क्रॉल वाली पार्टी में मदद करने के लिए हामी भरकर मैं पहले ही पछता रही थी। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं पूरी रात नशे में धुत कॉलेज के बच्चों का ब्रिस्टल हाउस में भटकते हुए आने का इंतजार करूं, ताकि मैं उनके हाथों में ड्रिंक्स और जेलो शूटर्स थमा सकूं। असल में मैं इसके बारे में जितना सोच रही थी, मेरा मन उतना ही पीछे हटने का कर रहा था, खासकर तब जब मैं गैरेट की तस्वीर अपने दिमाग में ला रही थी। वो घर पर अकेला, शीशे में खुद को घूरता हुआ मुंह बना रहा होगा, या फिर किसी जेल के कैदी की तरह दीवार पर टेनिस बॉल मार रहा होगा। अपनी बिना कॉस्ट्यूम वाली कॉस्ट्यूम की तलाश को जारी रखने के बजाय मैं अपने डॉर्म से बाहर निकली और हॉल के उस पार जाकर ट्रेसी का दरवाजा खटखटाया। आ रही हूं, ट्रेसी की आवाज आई। वो लगभग 1 मिनट बाद सामने आई, एक हाथ से अपने घुंघराले लाल बालों में कंघी कर रही थी और दूसरे हाथ से अपने गालों पर सफेद पाउडर लगा रही थी। ट्रेसी ने चहकते हुए कहा, हे हैप्पी हैलोवीन। हैना ने जवाब दिया, हैप्पी हैलोवीन। मैं थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, तो सुनो, अगर मैं आज रात डॉर्म क्रॉल से पीछे हट जाऊं
तो तुम मुझसे कितनी नफरत करोगी, और जले पर नमक छिड़कते हुए क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकती हूँ? ट्रेसी की आंखों में निराशा छा गई। उसने पूछा, तुम नहीं आ रही हो? क्यों? शिट, मैं मन ही मन सोचने लगी, काश ये रोना शुरू न कर दे। ट्रेसी उन लड़कियों में से है जो छोटी छोटी बातों पर फूट फूट कर रोने लगती हैं। हालांकि सच कहूं तो मुझे लगता है कि उसके आंसू मगरमच्छ वाले होते हैं, क्योंकि वो हमेशा बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। मैंने झिझकते हुए कहा, मेरे एक दोस्त की रात कुछ खास अच्छी नहीं गुजर रही है, उसे किसी के साथ की ज़रूरत है। ट्रेसी ने मुझे शक भरी नज़रों से देखा और पूछा, और क्या इस दोस्त का नाम गैरेट ग्राहम है? मैंने अपनी एक गहरी सांस को दबाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ट्रेसी ने तपाक से कहा, क्योंकि एली ने बताया था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। मुझे पता था एली ने पक्का यही कहा होगा। मैंने कबूल करते हुए कहा, हम डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं उसी दोस्त की बात कर रही हूँ। मुझे हैरानी हुई जब ट्रेसी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने चहकते हुए कहा, अरे तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई बुद्धू? अगर तुम जाकर गैरेट ग्राहम के साथ चौदा-चौदी करने वाली हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल जाने दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हारी इस खुशी को अपने अंदर भी महसूस करूंगी, क्योंकि ओह माई गॉड, अगर वो हॉट बंदा मुझे देखकर बस मुस्कुरा भी दे तो शायद मेरी पैंटी अपने आप गीली होकर पिघल जाए। मैं उसके इस जवाब के एक भी हिस्से पर कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम संभाल लोगी? ट्रेसी ने हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक रहूंगी। मेरी कज़िन ब्राउन यूनिवर्सिटी से मिलने आई है, तो मैं बस उसे ही इस काम में लगा दूंगी। तभी कमरे के अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी। मैंने सुन लिया। मैंने एहसानमंद होते हुए कहा, इस बात को इतने आराम से समझने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ट्रेसी बोली, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको। ट्रेसी अंदर गई और कुछ ही पलों बाद अपनी तर्जनी उंगली में कार की चाबियां घुमाते हुए वापस आई। हे, तो मुझे नहीं पता कि तुम सेक्स टेप्स के बारे में क्या सोचती हो, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले तो आज रात उस लड़के के साथ तुम जो भी करो उसकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर लेना। मैंने चाबियां ली और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। आज रात मज़े करना। कुछ देर बाद अपने कमरे में वापस आकर मैंने लिविंग रूम के काउच से अपना फ़ोन उठाया और गैरेट को मैसेज किया। मैंने लिखा, तुम घर पर हो? गैरेट का जवाब आया, हाँ। मैंने फिर भेजा, डॉर्म क्रॉल में नहीं जा रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? गैरेट ने लिखा, खुशी है कि तुम्हें अक्ल आ गई बेबी, अपनी गांड उठाकर यहाँ आ जाओ। कहानी का रुख बदलता है और अब हम गैरेट के नज़रिए से देखते हैं। जब सामने का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हैना कहीं हैलोवीन की खुशी फैलाने और मुझे उस हॉस्टल वाली पार्टी में खींचने के लिए किसी भद्दी सी कॉस्ट्यूम में ना आ जाए। खुशकिस्मती से जब उसने लिविंग रूम में अपना सिर अंदर डाला तो वो बिल्कुल अपनी पुरानी वाली हैना लग रही थी। मतलब वो बेहद हसीन और हॉट लग रही थी, और उसे देखते ही मेरे लंड ने तुरंत उसे सलामी दी। उसके बाल एक नीची पोनीटेल में बांधे थे, उसकी लटें एक तरफ गिरी हुई थीं, और उसने एक ढीला लाल स्वेटर और काले योगा पैंट्स पहने हुए थे। और हाँ, उसके मोजे हमेशा की तरह चटक गुलाबी रंग के थे। हैना काउच पर मेरे बगल में धम से बैठ गई और बोली, मैंने कहा है। मैंने अपना हाथ उसके कंधों के चारों ओर लपेट लिया और उसके गाल पर एक किस किया, और कसम से ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक और सही बात लग रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या सिर्फ मैं ही ऐसा महसूस कर रहा था, लेकिन हैना मुझसे दूर नहीं हटी, और ना ही उसने मुझे इस बात पर ताना मारा कि मैं साला बिल्कुल किसी मादरचोद बॉयफ्रेंड की तरह बर्ताव कर रहा था। मैंने इस बात को एक अच्छे इशारे के रूप में लिया। गैरेट ने पूछा, तो तुम पार्टी से क्यों मुकर गई? हैना ने कहा, मेरा मूड नहीं था, मैं बस तुम्हें यहाँ अकेले बैठकर रोते हुए इमेजिन कर रही थी, और आखिरकार मुझे तुम पर तरस आ ही गया। मैंने कहा, मैं रो नहीं रहा हूँ कमीनी। मैंने टीवी स्क्रीन पर चल रही एक बोरिंग सी दूध वाली डॉक्यूमेंट्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं दूध के पाश्चराइजेशन के बारे में सीख रहा हूँ। हैना मुझे घूरने लगी। उसने कहा, तुम लोग इतने सारे चैनल्स के लिए पैसे भरते हो और देखने के लिए तुमने यही चुना? मैंने कहा, खैर मैं चैनल बदल रहा था और मैंने गाय के बहुत सारे थन देखे, और खैर
तुम जानती ही हो, उन्हें देखकर मैं गर्म हो गया तो। हैना ने मुंह बनाते हुए कहा, छी। मैं गैरेट जोर से हंस पड़ा। मैंने कहा, मजाक कर रहा हूं बेब। अगर तुम सच जानना ही चाहती हो तो रिमोट की बैटरियां खत्म हो गई थीं और मैं इतना आलसी था कि उठकर चैनल बदल नहीं सका। वो गाय के थन आने से पहले मैं गृह युद्ध पर बनी एक बहुत ही जबरदस्त मिनी सीरीज देख रहा था। हैना ने पूछा, तुम्हें इतिहास में काफी दिलचस्पी है ना? मैंने कहा, यह दिलचस्प होता है। हैना ने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और मैं अनजाने में ही उसकी पोनीटेल से निकली एक लत से खेलने लगा। उसने कबूल करते हुए कहा, कुछ हिस्से दिलचस्प होते हैं, बाकी उतने नहीं। मेरी माँ ने आज सुबह मेरा मूड बहुत खराब कर दिया। मैंने पूछा, हाँ, क्यों? हैना ने बताया, उन्होंने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि शायद वो लोग क्रिसमस के लिए भी रैनसम से नहीं निकल पाएंगे। मैंने कुछ न समझते हुए कहा, रैनसम? हैना ने कहा, वही जगह जहाँ की मैं हूँ, रैनसम, इंडियाना। उसकी आवाज़ में एक कड़वाहट सी आ गई, जिसे मैं अपना खुद का निजी नर्क भी कहती हूँ। मेरा मूड तुरंत उदास हो गया। मैंने पूछा, उस वजह से? हैना ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, रेप की वजह से? तुम वो शब्द बोल सकते हो, तुम्हें पता है ना, ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। मैंने कहा, मुझे पता है। मैंने अपना थूक निगला। मुझे बस इसे बोलना पसंद नहीं है क्योंकि इसे बोलने से ये सच लगने लगता है, और मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। हैना ने धीरे से कहा, लेकिन वो हुआ था। तुम ऐसा दिखावा नहीं कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं। हम दोनों के बीच एक पल की खामोशी छा गई। मैंने पूछा, तो तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलने क्यों नहीं आ सकते? हैना ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, पैसा। उसने आगे कहा, अगर तुम मेरे करीब इसलिए आ रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं कोई बहुत रईसजादी हूं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ब्रायर में फुल स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हूं और मेरे खर्चों के लिए मुझे आर्थिक मदद मिलती है। मेरा परिवार पूरी तरह से कंगाल है। मैंने गैरेट ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाहर निकलो। मजाक नहीं कर रहा, बाहर निकलो। हैना ने अपनी जीभ चिढ़ाते हुए बाहर निकाली और बोली, बहुत मजाकिया हो। मैंने उससे कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे परिवार के पास कितना पैसा है, वेल्सी। हैना ने ताना मारते हुए कहा, यह बात एक करोड़पति कह रहा है। मेरा सीना तन गया। मैंने सख्ती से कहा, मैं करोड़पति नहीं हूं, मेरे पिता हैं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। हैना ने कंधे उचकाए। शायद, उसने आगे कहा, लेकिन हाँ, मेरे माता पिता कर्ज के पहाड़ तले दबे हुए हैं। ये। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई और मैंने उसकी हरी आंखों में दर्द की एक साफ झलक देखी। मैंने पूछा, ये क्या? हैना ने कबूल करते हुए कहा, यह मेरी गलती है। मैंने कहा, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हैना की आवाज़ अब उदास लग रही थी। नहीं, ये सच में मेरी गलती है। मेरी वकीलों की फीस चुकाने के लिए उन्हें घर पर दूसरा लोन लेना पड़ा। आरोन के खिलाफ वो केस, वही लड़का जिसने, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वो लड़का जिसे अब तक जेल में सड़ना चाहिए। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सच कहूं तो मैं उसके मुंह से दोबारा बलात्कार शब्द नहीं सुन सकता था। मैं बस नहीं सुन सकता। जब भी मैं सोचता हूं कि उस मादरचोद ने उसके साथ क्या किया था, तो मेरे पेट में गुस्से की तेज आग भड़क उठती है और मेरी मुट्ठियां किसी चीज पर जोरदार मुक्का मारने की खुजली से फड़फड़ाने लगती हैं। सच तो यह है कि मैंने गैरेट ने अपनी पूरी जिंदगी अपने गुस्से को काबू में रखने की जद्दोजहद की है। बड़े होते हुए गुस्सा ही एक ऐसा जज्बात था जो हमेशा मेरे अंदर मौजूद रहता था, लेकिन खुशकिस्मती से मुझे इसे बाहर निकालने का एक सही और सुरक्षित जरिया मिल गया। हॉकी, एक ऐसा खेल जो मुझे एक सुरक्षित और नियमों से बंधे माहौल में सामने वाले खिलाड़ियों को पीटने और उन पर अपनी भड़ास निकालने की आज़ादी देता है। हैना ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो जेल नहीं गया। मेरी नजरें झटके से उसकी आंखों से टकराईं। मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ कोई बकचोदी कर रही हो? हैना ने जवाब दिया, नहीं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जैसे वो ख्यालों में कहीं बहुत दूर चली गई हो। उसने बताना शुरू किया, उस रात जब मैं घर पहुंची, जिस रात वो सब हुआ था, मेरे माता पिता ने मुझे बस एक नज़र देखा और समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने उनसे क्या कहा था। मुझे बस इतना याद है कि उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और मुझे अस्पताल ले गए।
वहां मेरे बलात्कार की मेडिकल जांच हुई, मुझसे पूछताछ की गई, सख्त सवाल जवाब हुए। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं पुलिस वालों से कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे हिम्मत रखनी होगी और उन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा, ताकि वो उसे किसी और के साथ ऐसा करने से हमेशा के लिए रोक सकें। मैंने भारी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ एक बहुत ही समझदार औरत लगती हैं। हैना की आवाज कांप उठी। वो है। खैर, आरोन को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर जमानत पर छोड़ भी दिया गया, इसलिए मुझे उस हरामी का चेहरा पूरे शहर में और स्कूल में देखना पड़ता था। मैं चीख पड़ा। उन्होंने उसे वापस स्कूल जाने दिया। हैना ने एक मायूस सी नजर डालते हुए कहा, उसे हर वक्त मुझसे कम 100 मीटर की दूरी बनाए रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन हाँ, वो वापस स्कूल गया। क्या मैंने तुम्हें बताया कि उसकी माँ रैनसम शहर की मेयर है? मेरे अंदर एक गहरा सदमा सा दौड़ गया। मेरे मुंह से निकला, बहनचोद। हैना एक सूखी सी हंसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, और उसका बाप चर्च का एक बड़ा नेता है। उसका परिवार एक तरह से पूरा शहर चलाता है। इसलिए सच कहूं तो मुझे तो इसी बात की हैरानी थी कि पुलिस ने उसे शुरुआत में गिरफ्तार भी किया था। मैंने सुना था कि जब पुलिस वाले उनके घर पहुंचे थे तो उसकी माँ ने आसमान सिर पर उठा लिया था। माफ करना, उनके घर नहीं, उनके महल पहुंचे थे। वो थोड़ी देर के लिए रुकी। अगर छोटी कहानी को लंबी न करूं तो बस इतना समझ लो कि कई सारी शुरुआती सुनवाइयां और बयान दर्ज हुए और मुझे अदालत में उसके सामने बैठना पड़ता था और उसके उस घमंडी कमीने चेहरे को देखना पड़ता था। लगभग 1 महीने की उस बकचोदी के बाद आखिरकार जज ने यह फैसला सुनाया कि इस मामले को मुकदमे तक ले जाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, और उसने केस ही खारिज कर दिया। ये सुनकर मेरे अंदर खौफ और सदमे की एक ऐसी जोरदार लहर दौड़ी जो ग्रेग ब्रैक्सटन के किसी भी हॉकी हिट से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मैंने पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? हैना ने कहा, बिल्कुल 100% सच। मैं हकलाते हुए बोला, लेकिन उनके पास तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट थी और तुम्हारी गवाही थी। हैना ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ खून बहने और अंदरूनी चोटों की ही बात सामने आई थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। लेकिन मैं कुंवारी थी, इसलिए उसके वकील ने यह दावा किया कि मेरे कुंवारेपन के खत्म होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद यह मामला सिर्फ आरोन की बात के खिलाफ मेरी बात का रह गया था। हैना फिर से हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में सिर्फ हैरानी थी। उसने कहा, असल में बात सिर्फ मेरी और उसकी नहीं थी, उसके 3 दोस्त भी उसके साथ गवाही दे रहे थे। मैंने गैरेट ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, मतलब? हैना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब उसके कमीने दोस्तों ने कसम खाकर जज के सामने झूठ बोला कि मैंने उस रात अपनी मर्जी से ड्रग्स लिए थे। ओह, और ये भी कि मैं महीनों से खुद को आरोन पर थोप रही थी, इसलिए जाहिर है कि मैं जो उसे परोस रही थी वो उसे लेने से खुद को रोक नहीं पाया। वो जिस तरह से बातें बना रहे थे, तुम्हें लगता कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी नशेड़ी रंडी हूं। वो सब बहुत ही अपमानजनक था। मुझे गैरेट को आज से पहले अंधे गुस्से का मतलब नहीं पता था, क्योंकि सिर्फ ये सोचकर ही कि हैना को उस छोटे से नर्क जैसे शहर में इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा, मेरा मन कर रहा था कि मैं वहां जाकर हर एक इंसान का कत्ल कर दूं। मेरे चेहरे के भाव देखकर हैना ने चेतावनी देते हुए कहा, बात यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी बुरा हुआ। मैं दर्द से कराह उठा। ओह गॉड, मैं और नहीं सुन सकता। ओह, हैना ने झिझकते हुए अपनी नजरें चुरा ली। मुझे माफ कर दो, छोड़ो इस बात को। मैंने तुरंत उसकी ठुड्डी को अपने हाथ में पकड़ा और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। मैंने कहा, वो तो बस मैंने कहने के लिए कह दिया था, मुझे ये सब सुनना है। हैना ने आगे कहा, ठीक है। खैर, केस खारिज होने के बाद पूरा शहर मेरे और मेरे माता पिता के खिलाफ हो गया। हर कोई मेरे बारे में बहुत ही घटिया बातें कह रहा था, कि मैं एक रंडी हूं, मैंने उसे फुसलाया था, मैंने उसे फंसाया, और ऐसी ही तमाम बकवास। आखिरकार मुझे बाकी के सेमेस्टर के लिए घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी पड़ी, और फिर उसकी मेयर माँ और पादरी बाप ने मेरे परिवार पर ही मुकदमा ठोक दिया। मेरे जबड़े गुस्से से कस गए। फक, ऐसा कैसे हो सकता है? हैना बोली, हाँ? उन्होंने दावा किया कि हमने उनके बेटे को मानसिक ठेस पहुंचाई है, उसे बदनाम किया है, और ना जाने ऐसी कितनी ही बकवास जो मुझे अब याद भी नहीं। जज ने उन्हें वो सब तो नहीं दिया जो वो चाहते थे,
लेकिन उसने ये फैसला सुनाया कि मेरे माता पिता को आरोन के परिवार की कानूनी फीस भरनी होगी, जिसका मतलब था कि उन्हें दोनों तरफ के वकीलों का खर्च उठाना पड़ा। हैना ने अपना थूक निगलते हुए कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि हमारे वकील ने अदालत में बिताए हर एक दिन का कितना पैसा लिया था? मैं, गैरेट, ये सुनने से भी डर रहा था। हैना के होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। $2000, और हमारा वकील तो फिर भी सस्ता था। तो सोचो उस मेयर माँ के वकील ने एक दिन का कितना बिल बनाया होगा। बचे हुए खर्चों को पूरा करने के लिए मेरे माता पिता को घर पर दूसरा मॉर्गेज और एक लोन लेना पड़ा। मैं सच में अपने सीने में अपने दिल के टुकड़े होते हुए महसूस कर सकता था। मैंने भारी आवाज में कहा, मुझे बहुत अफसोस है। हैना ने सपाट आवाज में कहा, वो मेरी वजह से उस चूतिया शहर में फंसे हुए हैं। मेरे पिता लकड़ी के कारखाने वाली अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो एक पक्की नौकरी है और उन्हें पैसों की ज़रूरत है। लेकिन गनीमत यह है कि वो दूसरे शहर में काम कर रहे हैं। वो और मेरी माँ लोगों की गंदी नज़रों या घटिया फुसफुसाहटों का सामना किए बिना रैंसम में गाड़ी तक नहीं चला सकते। वो घर नहीं बेच सकते क्योंकि उसमें उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। वो इस साल मुझसे मिलने आने का खर्च नहीं उठा सकते, और मैं इतनी बड़ी कमीनी हूं कि वापस जाकर उनसे मिल भी नहीं सकती। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, गैरेट। मैं वहां वापस कभी नहीं जा सकती। मैं, गैरेट, इसके लिए उसे बिल्कुल भी दोष नहीं देता। सच कहूं तो बॉस्टन में अपने पिता के घर को लेकर मेरी भी बिल्कुल यही फीलिंग्स हैं। हैना ने एक बेबस सी शक्ल बनाते हुए मुझे देखा। आरोन के माता पिता अब भी वहीं रहते हैं। वो अब भी हर गर्मियों में उनसे मिलने आता है। मैं वहां वापस कैसे जा सकती हूँ? मैंने पूछा, कॉलेज आने के बाद क्या तुम एक बार भी वापस गई हो? हैना ने हाँ में सिर हिलाया। एक बार। और उस ट्रिप के बीच में ही मुझे और मेरे पिता को हार्डवेयर स्टोर जाना पड़ा, और वहां हम आरोन के दोस्तों के 2 बापों से टकरा गए, वही हरामजादे जिन्होंने उसके लिए झूठ बोला था। उनमें से एक बाप ने बहुत ही भद्दा कमेंट किया, कुछ ऐसा कि, ओह देखो, रंडी और उसका बाप कीलें खरीदने आए हैं क्योंकि इस रंडी को भी तो ठुकना बहुत पसंद है, या ऐसी ही कोई बेवकूफ़ी भरी बात। और मेरे पिता का आपा खो गया। मैंने एक गहरी सांस अंदर खींची। हैना ने होंठ भींचते हुए कहा, वो उस आदमी पर टूट पड़े जिसने वो बात कही थी। बीच बचाव होने से पहले ही उन्होंने उसका चेहरा बुरी तरह फोड़ दिया था। और जाहिर है उसी वक्त एक पुलिस वाला उस स्टोर के पास से गुजर रहा था और उसने मारपीट के जुर्म में मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया। केस तब खारिज हुआ जब हार्डवेयर स्टोर, हैना ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, कि मालिक ने अंदर आकर गवाही दी कि मेरे पिता को उकसाया गया था। मुझे लगता है कि रैंसम में कम से कम 2-4 ईमानदार लोग तो अब भी बचे हैं। लेकिन हाँ, मैं उसके बाद से कभी वापस नहीं गई। मुझे डर लगता है कि अगर मैं गई तो कहीं मैं आरोन से टकरा जाऊं, और फिर मुझे नहीं पता। उसने मेरे परिवार के साथ जो किया है उसके लिए शायद मैं उसकी जान ही ले लूं। हैना ने अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर रख दी और मैं उसके जिस्म से उठती हुई उदासी की लहरों को महसूस कर सकता था। मुझे, गैरेट को, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। उसने जो कुछ भी बताया वो बहुत ही खौफनाक था, और फिर भी मैं उसकी बात समझ रहा था। मैं जानता हूं कि किसी से इतनी शिद्दत से नफरत करने का मतलब क्या होता है। किसी के चेहरे को देखकर आप क्या कर गुजरेंगे। इस डर से दूर भाग जाने का मतलब क्या होता है। इस बात का खौफ कि आप किस हद तक जा सकते हैं। मेरी आवाज़ एकदम फटी और भारी हो गई थी जब मेरे मुंह से अचानक निकला, पहली बार मेरे पिता ने मुझे हैलोवीन के दिन मारा था। हैना का सिर झटके से ऊपर उठा। उसने हैरानी से पूछा, क्या? मैं, गैरेट, आगे कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन उसने अभी अभी मुझे जो कहानी सुनाई थी उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि वो अकेली नहीं है जिसने उस तरह के गुस्से और बेबसी का सामना किया है। मैंने कहा, मैं 12 साल का था जब ऐसा हुआ। मेरी माँ के गुजरने के 1 साल बाद की बात है। हैना ने कहा, ओह माय गॉड, मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, तरस से नहीं बल्कि हमदर्दी से। उसने आगे कहा, मुझे ऐसा लगा था कि तुम अपने पिता को पसंद नहीं करते। जिस तरह से तुम उनके बारे में बात करते हो उससे मुझे समझ आ गया था, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि इसकी वजह। मैंने उसकी बात काटते हुए कड़वाहट से भरे लहजे में कहा, इसकी वजह यह थी कि वो मुझे जानवरों की तरह पीटता था। मेरे पिता वो इंसान बिल्कुल नहीं है जो वो दुनिया के सामने होने का दिखावा करते हैं।
मिस्टर हॉकी स्टार एक आदर्श परिवार वाला आदमी जो इतने सारे दान पुण्य के काम करता है। कागजों पर तो वो एकदम परफेक्ट है ना? लेकिन घर पर वो एक राक्षस थे। हैना की उंगलियां गर्म थी जब उसने उन्हें मेरी उंगलियों में फंसाया। मैंने उन्हें कसकर दबाया क्योंकि मुझे अपने सीने में उठ रहे उस घुटन भरे दर्द से ध्यान भटकाने के लिए किसी शारीरिक छुअन की जरूरत थी। मैंने आगे कहा, मुझे तो ये भी याद नहीं कि उस रात मैंने ऐसा क्या किया था जिससे वो इतना भड़क गए। मैं अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन की टॉफियां मांगकर घर वापस आया था और हमारी शायद किसी बात पर बहस हुई होगी। वो शायद किसी बात पर चिल्लाए होंगे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस अपनी सूजी हुई काली आंख और टूटी हुई नाक याद है, और वो सदमा जो मुझे ये देखकर लगा था कि उन्होंने सच में मुझ पर हाथ उठाया था। मैं एक बेदर्द सी हंसी हंसा। उसके बाद ये एक आम बात हो गई। हालांकि उन्होंने कभी मेरी कोई हड्डी नहीं तोड़ी, नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो मैं बिस्तर पकड़ लेता और उन्हें मेरा हॉकी खेलना जारी रखना था। हैना ने फुसफुसाते हुए पूछा, ये सब कितने वक्त तक चला? मैंने जवाब दिया, तब तक जब तक कि मैं पलटकर वार करने लायक बड़ा नहीं हो गया। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं सिर्फ 3 या शायद 4 साल तक पिटा। मेरी माँ ने 15 सालों तक ये सब झेला। खैर, ये मानते हुए कि उसने उसी दिन से उसे पीटना शुरू कर दिया था जिस दिन वो मिले थे। मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया कि ये सब असल में कब से चल रहा था। सच कहूं है ना? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं जो कहने जा रहा था उस पर मुझे खुद भी शर्म आ रही थी। जब उनकी फेफड़ों के कैंसर से मौत हुई, ये सोचते ही मेरे पेट में ऐंठन होने लगी थी। मुझे राहत मिली थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उन्हें और दर्द नहीं सहना पड़ेगा। हैना ने कहा वो उसे छोड़कर जा सकती थी। मैंने अपना सिर ना में हिलाया। वो ऐसा होने देने से पहले उनकी जान ले लेता। कोई भी फिल ग्राहम को नहीं छोड़ता, कोई भी उसे तलाक नहीं देता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी बेदाग साख पर काला धब्बा लग जाता और वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था। मैंने एक आह भरी। अगर तुम सोच रही हो कि वो शराब पीता है या उसे नशे की कोई लत है, तो ऐसा नहीं है। वो बस बीमार है। मुझे लगता है उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है और अपनी समस्याओं को सुलझाने का उसे बस एक ही तरीका आता है, अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल। वो एक साला घमंडी और खुदगर्ज इंसान भी है। मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो खुद में इतना चूर हो, इतना बड़ा मादरचोद मगरूर हो। मेरी माँ और मैं उसके लिए बस दिखावे की चीजें थे। दिखावे की पत्नी, दिखावे का बेटा। उसे अपने सिवा किसी और की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। मैंने ये बात पहले कभी किसी को नहीं बताई थी, ना लोगन को, ना ही टक को, बर्डी को भी नहीं, जो राज छिपाने में माहिर है। मेरे पिता से जुड़ी कोई भी बात मैं अपने तक ही रखता हूं, क्योंकि कड़वा सच ये है कि बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जो चंद पैसों के लिए ये कहानी बेचने का लालच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं है, मुझे है। लेकिन जब आप उस इंसान से पहले ही धोखा खा चुके हों जिस पर आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोगों को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई भी हथियार दें। लेकिन मुझे, गैरेट को, हैना पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। और जैसे ही मेरा ये कबूलनामा हवा में गूंजा, मुझे लगा जैसे मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने गैरेट ने भारी आवाज में कहा, तो हाँ, आखिरी बार जब मैंने हैलोवीन मनाया था तो मेरे अपने ही बाप ने मुझे बुरी तरह पीटा था। कोई अच्छी याद नहीं है ना? हैना ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका आजाद हाथ मेरे जबड़े को सहलाने के लिए ऊपर उठा, जिस पर हल्की दाढ़ी आई हुई थी, क्योंकि आज मैं शेव करने में बहुत आलस कर रहा था। हैना ने आगे कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेरी थेरेपिस्ट मुझसे क्या कहती थी? किसी बुरी याद को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसकी जगह कोई अच्छी याद बना ली जाए। मैंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। हैना ने जवाब दिया, शायद, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई जब हैना मेरी गोद में आकर बैठ गई। कोई भी सोचेगा कि दुनिया की सबसे उदास कर देने वाली बातचीत के ठीक बाद मेरा खड़ा होना नामुमकिन होगा, लेकिन जैसे ही उसकी कसी हुई गांड मेरे लंड के ऊपर टिकी, मेरा लंड तुरंत सख्त होकर मोटा हो गया। उसने मुझे जो किस किया वो बहुत ही मुलायम और मीठा था,
और जब उसके होंठ अचानक मेरे होंठों से अलग हुए तो मैं निराशा से कराह उठा। हालांकि मेरी ये निराशा ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि अगले ही पल मैंने देखा कि वो मेरे सामने फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी और मेरे लन को मेरे स्वेट पैंट से बाहर निकालकर आज़ाद कर रही थी। गैरेट ने आज तक बहुत सी लड़कियों से अपना लंड चुसवाया है। ये कोई शेखी बघाड़ने वाली बात नहीं है, बस सच है। लेकिन जब हैना का मुंह मेरे लंड पर पड़ा तो मेरे तट्टे कस गए और मेरा लंड उत्तेजना से फड़कने लगा, ऐसे धड़कने लगा जैसे पहली बार किसी लड़की की जीभ ने उसे छुआ हो। मेरे लंड का सिरा जैसे फटने ही वाला था जब उसके मुंह की गीली गर्मी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उसका एक छोटा नाजुक हाथ मेरी जांघ को सहला रहा था जब वो अपने मुंह से मुझे मजा दे रही थी। उसका दूसरा हाथ मेरे लंड के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। उसका अंगूठा मेरे लंड के टोपे के ठीक नीचे वाली उस सबसे संवेदनशील जगह को रगड़ रहा था और उसकी हर एक लंबी चुसाई मुझे एक शुद्ध आनंदमयी बेखुदी में धकेल रही थी। मेरे कूल्हे अपने आप हिलने लगे। मैं उन्हें रोक नहीं पाया। मैं खुद को उसके मुंह के और गहरे अंदर धकेलने से और उसे रास्ता दिखाने के लिए अपनी उंगलियों को उसके बालों में उलझाने से रोक नहीं पा रहा था। हालांकि उसे इससे कोई एतराज नहीं था। मेरे पागलपन से भरे धक्कों की वजह से उसके होंठों से एक कराह निकल पड़ी और वो कामुक आवाज मेरे लंड से गूंजती हुई मेरी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। उसकी उस गर्म चुसाई ने मुझे पागल कर दिया था। मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई भी वक्त था जब मैं इस लड़की को नहीं चाहता था, जब मैं उसे पाने के लिए बुरी तरह से तड़प नहीं रहा था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि हम कहाँ थे। मेरे रूममेट्स एक पार्टी में गए हुए थे, लेकिन कल सुबह हमारी जल्दी प्रैक्टिस और एक मैच था, जिसका मतलब था कि वो आज रात ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहने वाले थे, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो किसी भी सेकंड लिविंग रूम में आ सकते थे। मैंने उसे रोकने के लिए हैना का गाल छुआ। मैंने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो लोग कब घर आ जाएंगे। वो बिना कुछ कहे खड़ी हो गई और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और फिर मैं उसे ऊपर ले गया। अब कहानी में सीन हैना पर शिफ्ट होता है और वो बताती है कि आगे क्या हुआ। गैरेट ने कमरे की लाइट बंद ही रहने दी। उसने हमारे पीछे दरवाजा लॉक किया और मैं अंधेरे में उसकी आंखों को चमकते हुए देख सकती थी। उसने इतने झटके से अपने कपड़े उतारे कि मुझे हंसी आ गई और फिर वो मेरे सामने एकदम नंगा खड़ा था। उसका गठीला जिस्म एक धुंधले साए की तरह लग रहा था जब उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। गैरेट ने बड़बड़ाते हुए पूछा, तुमने अभी तक कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मैंने हैना ने जवाब दिया, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह नंगे होने में इतना माहिर नहीं होता है। गैरेट ने कहा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है बेब, इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी शर्ट के नीचे डाले और उसे धीरे धीरे मेरी हंसली तक ऊपर खींचा। उसने एक मुलायम सा किस किया, मेरे ब्रा कप्स के बीच से होते हुए, और फिर शर्ट को मेरे सिर के ऊपर से खींचकर उसने उतार दिया। उसके खुरदरे हाथों की उंगलियां मेरी कूल्हों पर मचल रही थीं और मेरी जांघों के ऊपरी हिस्से में गुदगुदी कर रही थीं। जैसे ही वो घुटनों के बल नीचे झुका, उसने मेरे योगा पैंट्स को भी नीचे खिसका दिया। अब मुझे जो नजर आ रहा था वो था उसका काला सिर मेरी जांघों से कुछ इंच ऊपर मंडरा रहा था, और ये इतना कामुक नजारा था, इतना हॉट, कि मेरी सांसें मुश्किल से ही चल पा रही थीं। जब उसका मुंह मेरी उस संवेदनशील जगह को छूता है जो पहले से ही हवस से सूजी हुई थी, तो मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं खुद को संभालने के लिए उसके सिर को मजबूती से पकड़ लेती हूँ। हैना ने कहा, नहीं नहीं। मैंने ऐलान किया, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कभी सीधे खड़ी नहीं हो पाऊंगी। एक ठहाके के साथ गैरेट खड़ा हो गया और मुझे अपनी बाहों में ऐसे उठा लिया जैसे मेरा वजन बिल्कुल 0 हो। हम दोनों धड़ाम से बिस्तर पर गिरे, एक दूसरे के सामने लेटे हुए हंस रहे थे। हम दोनों नंगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये इस दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज हो। जब वो बोलता है तो उसकी बातें इतनी बेतुकी होती हैं कि मैं पूरी तरह से हक्की बक्की रह जाती हूँ। गैरेट ने कहा, मुझे लगा था तुम्हारा नाम एम से शुरू होता है। मैंने पूछा, तुम्हें लगा था मेरा नाम हैना है? गैरेट ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे लगा था तुम्हारा नाम मोना या मौली या मैकेंजी है।
MM से शुरू होने वाला कोई भी नाम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बुरा मानूं या मजाक उड़ाऊं। मैंने कहा ठीक है। गैरेट ने कहा तकरीबन 2 महीनों से, है ना? मैं 2 महीने तुम्हारा नाम जाने बिना ही गुजार दिए। मैंने कहा खैर हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। गैरेट ने कहा तुम मेरा नाम जानती थी। मैंने आ भरते हुए कहा मेरा नाम तो सब जानते हैं। गैरेट ने पूछा मैंने तुम्हें नोटिस करने में इतना लंबा वक्त कैसे लगा दिया? लानत है, मेरे मिड टर्म पर वो बेवकूफ़ाना ए ग्रेडने के बाद ही मुझे तुम्हारा ख्याल क्यों आया? वो इतना ज़्यादा परेशान लग रहा था कि मैं उसके करीब खिसकाई और उसे किस किया। मैंने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम मुझे जानते हो। गैरेट ने बड़ी शिद्दत से कहा मैं जानता हूं, और फिर वो और नीचे खिसका और मेरे एक निप्पल को अपने मुंह में भर लिया। मुझे पता है कि जब मैं ये करता हूं वो तेजी से चूसता है, मेरे मुंह से एक कराह निकल जाती है और वो गीली चटाक की आवाज़ के साथ मेरे निप्पल को छोड़ता है। तुम इतनी जोर से कराहती हो कि मुर्दे भी जाग जाएं, और मुझे पता है कि जब मैं ये करता हूं तो तुम्हारी कमर अपने आप ऊपर नीचे होने लगती है, जैसे तुम मेरे लंड को ढूंढ रही हो। वो मेरे दूसरे निप्पल को चाटने लगा, अपनी जीभ उस पर तेजी से फेरते हुए, और सच में मेरी कमर अनजाने में ही ऊपर नीचे होने लगी और मेरी चूत किसी खालीपन से तड़प कर भींचने लगी। गैरेट अपनी एक कोहनी पर टिका हुआ है, उसके बाइसेप्स मेरे कंधे के दबाव में फूल रहे हैं। उसने भारी आवाज में कहा मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरे मुंह से एक हंसी निकल गई। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं, उसने कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं, इसलिए मैंने बस उसके सिर के पीछे हाथ डाला और उसे किस के लिए नीचे खींच लिया। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। उसके हाथ और होंठ हर जगह थे और मजे की एक लहर मुझे उस खूबसूरत जगह पर ले गई जहां सिर्फ गैरेट और मेरा अस्तित्व था। उसने मुझे बस इतना मौका दिया कि मैं बिस्तर के पास वाली दराज तक हाथ बढ़ा सकूं, और मेरी धड़कनें तेज हो गई क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। अंधेरे में प्लास्टिक के फटने की आवाज आई और मुझे उसकी परछाई दिखाई दी जो कंडोम चढ़ा रहा था। लेकिन मेरे ऊपर चढ़कर कंट्रोल लेने के बजाय वो अपनी पीठ के बल लेट गया और मुझे अपने ऊपर ले लिया। उसने धीमी, जरूरत से कांपती हुई आवाज में कहा मेरे ऊपर आ जाओ। मेरा गला सूख गया था। मैंने उसके ऊपर चढ़ाई की और एक हाथ से उसके लंड को पकड़ लिया। वो लंबा, मोटा और भव्य था, लेकिन इस पोजीशन ने मुझे इस बात का कंट्रोल दे दिया कि मैं उसे कितना अंदर लेना चाहती हूँ। मेरी धड़कन किसी रेस के घोड़े की तरह भागने लगी जब मैं धीरे धीरे उस पर नीचे बैठी। मैं हर एक इंच उसके अंदर समाते हुए उस बेहद स्वादिष्ट खिंचाव को महसूस कर रही थी, जब तक कि वो पूरी तरह अंदर नहीं चला गया। और अचानक मैं पूरी तरह भर गई, इतनी ज्यादा भर गई। मेरी अंदरूनी मांसपेशियां उसके लंड को जकड़ रही थी और उसके चारों ओर मचल रही थी। हैना और गैरेट से एक बेताब सी आवाज निकली जो पूरे कमरे में गूंज उठी। गैरेट ने अपनी उंगलियों को मेरे कूल्हों में गराते हुए कहा ओह फक, मुझे अपनी दादी के बारे में दोबारा बताओ। मैंने हैना ने हैरान होकर पूछा। अब? गैरेट की आवाज तनाव से फटी हुई थी। हाँ अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी ने तुम्हें पहले ये बताया है या नहीं, लेकिन तुम जितनी... ठीक है, नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता कि तुम अंदर से कितनी टाइट हो। नानी का नाम क्या है? मैंने हैना ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा सिल्विया। गैरेट की सांसें तेजी से चल रही थीं। वो कहाँ रहती हैं? मैंने हैना ने कहा फ्लोरिडा रिटायरमेंट होम में। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ गैरेट ही नहीं बल्कि मैं भी अपना आपा खोने के करीब थी। मेरी टांगों के बीच मचल रही वो बेचैनी असहनीय हो रही थी। मेरी कमर खुद ब खुद हरकत करने को बेताब थी। मेरे जिस्म को सुकून चाहिए था। गैरेट ने एक लंबी, हाफती हुई सांस छोड़ी। ठीक है, मैं ठीक हूं, आगे बढ़ने की इजाजत है? मैंने हैना ने कहा। शुक्र है भगवान का। मैंने खुद को ऊपर उठाया और इतने जोर से नीचे उसके ऊपर बैठी कि हम दोनों के मुंह से एक साथ कराह निकल गई। यह अंधी हवस मेरे लिए एकदम नई थी। मैंने उसके ऊपर तेजी से हरकत करना शुरू कर दिया, लेकिन यह भी काफ़ी नहीं था। मुझे और ज़्यादा चाहिए था, और फिर मैंने उस पर जोर जोर से रगड़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जब मैं आगे झुकती हूँ तो मेरा क्लिट उसके प्यूबिक बोन से रगड़ खाता है और मज़े को और बढ़ा देता है।
मेरे चूचे उसके सख्त चौड़े सीने से दब रहे थे। वो इतना मर्दानी है, इतना ज्यादा नशे की तरह लत लगाने वाला। मैंने उसकी गर्दन को चूमा और मुझे उसके होंठों के नीचे उसकी गर्म खाल महसूस हुई। वो पूरी तरह से सुलग रहा था। उसकी धड़कनें मेरे सीने पर जोर जोर से टकरा रही थीं। जब मैंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर उसका चेहरा देखा तो मैं उसके एक्सप्रेशन की कैदी बन गई। उसके चेहरे की तनी हुई नसें और उसकी आंखों में चमकती हुई वो गहरी हवस। मैं उस पर इतनी मगन थी कि जब मुझे चर्मसुख ने अपनी चपेट में लिया तो मुझे खुद को यकीन ही नहीं हुआ। मैंने हैना ने चिल्लाते हुए कहा, ओह, और उसके ऊपर डीली पड़ गई क्योंकि मेरे जिस्म के जर्रे जर्रे में मीठे सुकून की एक लहर दौड़ गई। गैरेट ने मेरी कमर को सहलाया और मैं मजे में कराह उठी। मेरी चूत सिमटकर उसके सख्त लन को दूध की तरह दूह रही थी और उसकी उंगलियां मेरे कंधे की हड्डियों के बीच धंस गईं। गैरेट ने गाली देते हुए कहा, हैना, ओह फक बेबी, तुम बहुत हॉट हो। मेरी सांसें अभी थमी ही थी कि उसने ऊपर की तरफ छटके देना शुरू कर दिया, तेज और गहरा। वो मुझे भर रहा था बार बार, जब तक कि आखिरकार उसने एक जोरदार धक्का नहीं दिया और वो कराह पड़ा। उसके चेहरे के हाव भाव सख्त हो गए। उसकी भौहें दर्द की तरह एक दूसरे में फंस गई, लेकिन मुझे पता था कि यह दर्द नहीं था। मैंने उसकी गर्दन को फिर से चूमा, उसके पसीने से तर जिस्म को चूसते हुए, और वो मुझे इतनी कसकर पकड़ रहा था कि मेरी फेफड़ों की हवा जैसे निकल गई हो। हम दोनों के संभलने के बाद गैरेट मेरे बगल में खिसकाया और पीछे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों का वजन मुझे सुरक्षित, गर्म और अनमोल महसूस करा रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा और बेख्याली में मेरी नंगी खाल को सहलाने लगा। उसके होंठ मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को चूम रहे थे और मैं सच में कह सकती हूं कि मैं अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा संतुष्ट कभी नहीं रही। गैरेट ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम आज रात यहीं रुकोगी? मैंने हैना ने वापस फुसफुसाते हुए कहा, नहीं हो सकता, मुझे ट्रेसी की कार वापस करनी है। गैरेट ने ऑफर दिया, उससे कह देना कि कार चोरी हो गई थी, मैं तुम्हारे लिए झूठ बोल दूंगा। मैं धीरे से हंसी, बिल्कुल नहीं, वो मुझे जान से मार देगी। गैरेट ने अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर टिका दी और अपने कूल्हों को थोड़ा घुमाया ताकि उसका आधा खड़ा लंड मेरी गांड पर रगड़ खाए। उसने खुशी से आह भरते हुए कहा, तुम्हारी गांड इस दुनिया में सबसे प्यारी है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हम इस मोड़ पर कैसे पहुंचे। एक दिन मैं उससे कह रही थी कि दफा हो जाओ, और अगले ही दिन मैं उसके साथ बिस्तर में लिपटी हुई थी। जिंदगी कभी कभी कितनी अजीब होती है। कुछ देर बाद गैरेट ने कहा, हे तुम फ्राइडे की रात काम नहीं करती? मैंने पूछा, नहीं। गैरेट ने झिझकते हुए कहा, हम कल हार्वर्ड के खिलाफ खेल रहे हैं, क्या तुम मैच देखने आना चाहोगी? मैं भी थोड़ी हिचकिचाई। मुझे लग रहा था कि मैं किसी ऐसी चीज में उलझ रही हूं जो मेरे काबू से बाहर है। आज रात मैंने उसे वो बातें बताई थी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी, और मुझे पूरा यकीन है कि अपने पिता के बारे में उसका वो खुलाया भी ऐसा नहीं है जो बहुत सारे लोग जानते हों। वैसे मैं उससे ये नहीं पूछना चाहती थी कि इस सब का क्या मतलब है। मुझे डर था कि मैं शायद इन बातों का कुछ ज्यादा ही मतलब निकाल रही हूं। मुझे इसे हकीकत बनाने से डर लग रहा था। गैरेट ने अपनी भारी आवाज में आगे कहा, तुम मेरी जीप ले जा सकती हो, मैं टीम के साथ बस में जाऊंगा तो वो वैसे भी मेरे घर के ड्राइववे में खड़ी रहेगी। मैंने पूछा, क्या मैं एली को साथ ला सकती हूं? गैरेट ने मेरे कंधे को चूमते हुए कहा, बिल्कुल, जिसे चाहे साथ ले आओ। असल में हमें समर्थन की जरूरत है। दूसरे शहरों में होने वाले मैच बकवास होते हैं क्योंकि वहां हमारे लिए चीयर करने वाला कोई नहीं होता। मैंने अपने गले में अटके उस अजीब से गोले को निगला। मैंने कहा, ठीक है, हाँ, मुझे लगता है मैं आ सकती हूं। हम फिर से खामोश हो गए और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी गांड पर कुछ सख्त सा चुभ रहा है। उसके साफ तौर पर खड़े हुए लंड ने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, सच में दोस्त, फिर से? गैरेट हंस पड़ा। उसने कहा, तुमने उस दिन मेरी स्टैमिना के बारे में क्या कहा था? शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। हंसते हुए ही मैं पलटी और खुद को उसके गर्म सख्त जिस्म से चिपका लिया। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, दूसरा राउंड? उसके होंठ मेरे होंठों से जा मिले। उसने कहा, फक हाँ,